हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम जोन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ 22 फरवरी 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किस इंडियन बैंक द्वारा सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड डेवलपमेंट के साथ एक एमओयू साइन किया गया है। ये जो सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड डेवलपमेंट है, ये IISc बेंगलुरु का एक इनिशिएटिव है। तो रिसेंटली इंडियन बैंक ने सोसाइटी फॉर डेवलपमेंट एंड इनोवेशन इसके साथ एमओयू साइन किया है। ये देख लीजिए, इंडियन बैंक द्वारा रिसेंटली एक एमओयू साइन किया गया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। किसके साथ? सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड डेवलपमेंट। ये जो सिड है, ये एक इनिशिएटिव है IISc बेंगलुरु का। ये जो एमओयू साइन किया गया है इंडियन बैंक और सिड के बीच में, इसका मेन पर्पज़ है स्टार्टअप्स और MSMEs को क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करना। इस एमओयू के तहत जो इंडियन बैंक है वो स्टार्टअप या फिर MSME सेक्टर को 50 करोड़ तक का लोन देगा ताकि वो मशीनरी इक्विपमेंट आज परचेज कर सकें। तो इंडियन बैंक ने सिड यानी कि सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड डेवलपमेंट के साथ एमओयू साइन किया है स्टार्टअप्स एंड MSMEs को लोन देने के लिए। इंडियन बैंक की बात करें, 1907 में स्थापना हुई थी इसकी। चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है। और MD एंड CEO कौन है इसकी? मिस पद्मजा चुंदरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ने रिसेंटली पासेक्स मिलिट्री एक्सरसाइज अरेबियन सी में कंडक्ट की है। आपको पता है अरब सागर में जो पासेक्स मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया ने कंडक्ट की है वो किसके साथ की है? तो इंडिया ने रिसेंटली इंडोनेशिया के साथ, किसके साथ? इंडोनेशिया के साथ पासेक्स मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट की है। कहाँ पे? अरब सागर में। देखिए, इससे पहले पासेक्स मिलिट्री एक्सरसाइज कई सारी कंट्रीज के साथ हो चुका है इंडिया का। हालांकि वो मलक्का स्टेट में हुआ था जो कि यहाँ पे है। देखिए, ये जो अरब सागर में पासेक्स मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है इंडिया और इंडोनेशिया के नेवीज के बीच में, इसमें इंडिया की तरफ से INS तलवार ने पार्टिसिपेट किया। इससे पहले अरब सागर में एक मालाबार एक्सरसाइज भी हुई थी US, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। US, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ये 4 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं मालाबार एक्सरसाइज में। इसी साल से ऑस्ट्रेलिया ने पार्टिसिपेट किया है। और पासेक्स एक्सरसाइज किसके बीच में हुई है? इंडिया और इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की बात करें, कैपिटल क्या है? जकार्ता। करेंसी क्या है? इंडोनेशियन रुपया। प्रेसिडेंट कौन है यहाँ के? जोको विडोडो। इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में एक और एक्सरसाइज होती है इंडो कॉर्पेट, जो कि एक नेवी की एक्सरसाइज है। उसके अलावा इंडोनेशिया इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि ओल्डेस्ट केव पेंटिंग इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर देखी गई है। और ये केव पेंटिंग एक सुअर की है, पिग की। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान की टेनिस स्टार नाओमी ओसाका द्वारा अपना सेकंड ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल जीत लिया गया है। किसको हराकर? जेनिफर ब्रैडी को हराकर। आपको पता है जेनिफर ब्रैडी किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? तो जेनिफर ब्रैडी ये US की टेनिस स्टार हैं। जेनिफर ब्रैडी, ये देख लीजिए, ये है नाओमी ओसाका। कहाँ से बिलोंग करती हैं? जापान की टेनिस प्लेयर हैं। इन्होंने अपना सेकंड ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल जीत लिया है वुमेन्स कैटेगरी में। फाइनल में इन्होंने अमेरिका की जेनिफर ब्रैडी को हरा दिया है। तो ये है नाओमी ओसाका, ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में जेनिफर ब्रैडी को हरा दिया है, जो कि अमेरिका से बिलोंग करती हैं। ये जो ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल था, ये नाओमी ओसाका सेकंड टाइटल था, इतना याद रखिएगा। और 4th ग्रैंड स्लैम टाइटल था नाओमी ओसाका का। लगातार 21वीं जीत है ये नाओमी ओसाका की, यानी कि पिछले 21 मैचों में इन्होंने एक भी नहीं हारा है। कितनी अच्छी बात है ना। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जो है 4 होते हैं, आपको पता ही होगा, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और US। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हेलिना। हेलिना एक हेलीकॉप्टर वर्जन है। आपको पता है किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का हेलिना हेलीकॉप्टर वर्जन है? तो हेलिना नाग का। नाग एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम है। हेलिना इसका हेलीकॉप्टर वर्जन है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि नाग का जो हेलीकॉप्टर वर्जन है हेलिना, साथ ही साथ जो एयरफोर्स वेरिएंट है ध्रुव अस्त्र, इनको रिसेंटली राजस्थान के पोखरण में सक्सेसफुली टेस्ट कर दिया गया है। तो आपको याद रखना है हेलिना। हेलिना ये नाग ही मिसाइल का, जो नाग मिसाइल है, ये नाग मिसाइल, इसका हेलीकॉप्टर वर्जन है हेलिना। ये देख रहे ना, ये है हेलिना। इसके अलावा एक एयरफोर्स वर्जन है ध्रुवास्त्र। ये दोनों नाग के ही वर्जन हैं। इनको रिसेंटली राजस्थान के पोखरण में टेस्ट कर दिया गया है। और नाग क्या है? एक 3rd जनरेशन की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम है नाग। याद रखिएगा, ये फायर एंड फॉरगेट क्लास के आधार पर काम करती है, यानी कि एक बार दाग दो और भूल जाओ, बाकी ये डिस्ट्रॉय कर देगा। हेलिना को 2018 में बनाया गया था नाग से हेलिना के द्वारा। हालांकि ये सारी मिसाइल DRDO ने बनाई है। तो DRDO की बात कर लेते हैं। 1958 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है DRDO का। मोटो क्या है? स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इज इन नॉलेज। और चेयरमैन कौन है DRDO के? G सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ऑल ओवर कंट्री में इम्यूनाइजेशन कवरेज को बेहतरीन करने के लिए इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 किसने लॉन्च किया है? तो इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 किसने लॉन्च किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन, हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने इंटेंसिफाइड मिशन 3.0 लॉन्च कर दिया है। देखिए इसमें 2 राउंड होंगे, एक चलेगा फरवरी से मार्च तक, फिर उसके बाद दूसरा जो भी चलेगा वो पता नहीं कब चलेगा, लेकिन पहला चलेगा फरवरी से मार्च तक, जिसमें 250 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया जाएगा। जो इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 है, इसकी ऑपरेशनल गाइडलाइंस रिसेंटली जारी कर दी गई हैं। पर्पज़ है 90% फुल इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करना। अभी आपको पता है इंडिया में इम्यूनाइजेशन मोस्टली 60% बच्चों का है, लेकिन जो आपका इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 है, इसका टारगेट है 90% इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करना। मिशन इंद्रधनुष 2017 में लॉन्च किया था। इसका टारगेट था 2 वर्ष तक के सभी बच्चों का इम्यूनाइजेशन करना, साथ ही साथ जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनका भी। और उसके बाद 2017 में जब ये मिशन इंद्रधनुष लॉन्च हुआ, उसके बाद मिशन इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष भी लॉन्च कर दिया गया, जिसका मेन फोकस था अर्बन एरियाज़ पर। और रिसेंटली इसका 3rd फेज लॉन्च किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। नया क्वेश्चन है, के फोन प्रोजेक्ट रिसेंटली किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा रोल आउट किया गया है? तो के फोन प्रोजेक्ट रिसेंटली केरला में लॉन्च किया गया है। ये देख लीजिए, केरला गवर्नमेंट ने केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क के फोन प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है। ये इसका 1st फेज़ है। के फोन प्रोजेक्ट का मेन पर्पज़ है सभी बीपीएल फैमिलीज़ को इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड करना। केरल इंडिया का पहला स्टेट है जिसने इंटरनेट को ह्यूमन राइट यानी मानव अधिकार के रूप में घोषित किया है। यूनिवर्सल ह्यूमन राइट इंटरनेट को किसने घोषित किया है? केरल ने। इतना याद रखिएगा। ये जो के फोन प्रोजेक्ट है, इसको केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इसके द्वारा साथ ही साथ केरल स्टेट की एक अलग फर्म है वो भी इम्प्लीमेंट कर रही है। तो के फोन प्रोजेक्ट याद रखिएगा केरल का। ये है मैप में केरल। केरल के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन है। गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और रिसेंटली केरल में वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है पिनराई विजयन द्वारा। कहाँ लॉन्च किया गया है? कोच्चि, केरल में। इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया की अंकिता रैना द्वारा अपना पहला WTA टाइटल जीत लिया गया है। ये WTA टाइटल फिलिप आइसलैंड ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया में जीता गया है। अब उतना अंकिता रैना किस इंडियन स्टेट से बिलोंग करती हैं? तो अंकिता रैना अहमदाबाद की टेनिस प्लेयर है। कहाँ की? अहमदाबाद की टेनिस प्लेयर है। ये देख लीजिए, ये हैं अंकिता रैना। इन्होंने अपना पहला WTA टाइटल जीत लिया है फिलिप आइसलैंड ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया में। किसके साथ मिलकर जीतला है? तो रशिया की कैमिला रखीमोवा, ये थी अंकिता रैना की पार्टनर। तो डबल्स कैटेगरी में अंकिता रैना ने अपना पहला WTA टाइटल जीत लिया है। देखिए, अंकिता रैना इंडिया की 2nd प्लेयर हो गई हैं जिन्होंने डबल्स कैटेगरी में कोई टाइटल जीता है। इसके पहले सानिया मिर्जा एकमात्र महिला थी जिन्होंने डबल्स कैटेगरी में कई सारे ग्रैंड स्लैम जीते थे। तो ये अंकिता रैना इंडिया की गुजरात यानी अहमदाबाद से बिलोंग करती हैं और टेनिस प्लेयर हैं। अंकिता रैना आपको पता ही होगा 3rd इंडियन वुमेन बनी थी कुछ समय पहले ही, जिन्होंने ग्रैंड स्लैम मेन ड्रॉ इवेंट में अपना स्थान सिक्योर किया था। ये जो WTA है वो वुमेन टेनिस एसोसिएशन, इसकी बात कर लेते हैं। 1973 में स्थापना हुई थी। सेंट पीटर्सबर्ग फ्लोरिडा में इसका हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट कौन है? मिक्की लॉलर इसकी प्रेसिडेंट है। इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MSME सेक्टर को फिनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए किस बैंक ने वयना नेटवर्क के साथ पार्टनरशिप की है? तो रिसेंटली बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने वयना नेटवर्क के साथ पार्टनरशिप की है MSMEs को फिनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। ये है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इसने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है वयना नेटवर्क के साथ ताकि MSME सेक्टर को फिनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया सके। तो आप यहाँ देखिएगा, ये जो फिनेंशियल सपोर्ट है ये फंडिंग रिक्वायरमेंट के हिसाब से दिया जाएगा और एक माध्यम है बैंक का, उसका नाम है महाबैंक चैनल फिनांसिंग स्कीम। क्या नाम है? महाबैंक चैनल फिनांसिंग स्कीम। इसी के तहत MSMEs को लोन प्रोवाइड किया जाएगा। तो याद रखिएगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने वयना नेटवर्क के साथ पार्टनरशिप की है ताकि MSME सेक्टर को, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस सेक्टर को फिनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया सके। बात करते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र की। तो 1935 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका पुणे में है। MD CEO कौन है? AS राजीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स 2021 वेबसाइट किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ब्रिक्स 2021 वेबसाइट, इसको लॉन्च किया है हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर ने। किसने? S जयशंकर। ये देख लीजिए, रिसेंटली S जयशंकर ने ब्रिक्स 2021 वेबसाइट लॉन्च कर दी है। ये जो ब्रिक्स 2021 वेबसाइट है, इसमें ब्रिक्स
ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन 5 कंट्रीज़ का एक कॉम्प्रिहेंसिव स्नैपशॉट होगा। तो याद रखिएगा, ब्रिक्स 2021 वेबसाइट किसने लॉन्च की है? एस जयशंकर ने। ब्रिक्स की बात करें तो 2009 में इसकी स्थापना हुई थी, तब 4 कंट्रीज़ थी। बाद में 2010 में साउथ अफ्रीका इसका मेंबर बन गया और टोटल कंट्री हो गई 5। ब्रिक्स की पहली बैठक हुई थी यकातेरिनबर्ग, रशिया में, इतना जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गो इलेक्ट्रिक कैंपेन, रिसेंटली इसको किसने लॉन्च किया है? तो गो इलेक्ट्रिक कैंपेन इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए हमारे नितिन गडकरी जी ने लॉन्च किया है। नितिन गडकरी जी ये हमारे मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हैं। इन्होंने गो इलेक्ट्रिक कैंपेन लॉन्च कर दिया है। पर्पस क्या है? पर्पस है ई मोबिलिटी इकोसिस्टम को बढ़ावा देना। ये जो गो इलेक्ट्रिक कैंपेन है इसको ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तहत कार्य करता है, उसके द्वारा रन किया जाएगा। तो याद रखिएगा, गो इलेक्ट्रिक कैंपेन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए लॉन्च किया गया है, नितिन गडकरी द्वारा नई दिल्ली में लॉन्च किया है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की बात करें तो 2002 में इसकी स्थापना की गई थी एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के तहत। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? नई दिल्ली में है। तो याद रखिएगा, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी 2002 में स्थापना हुई थी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तहत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 में इंडिया का फर्स्ट मतलब कि मोस्ट अफेक्टेड एयर पोल्यूशन से इंडिया का फर्स्ट सिटी कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ है दिल्ली 2020 में एयर पोल्यूशन से। सेकंड नंबर पे मुंबई आया है और थर्ड पे आया बेंगलुरु। ये देख लीजिए, बेंगलुरु की न्यूज़ ज़्यादा चर्चा में थी। बेंगलुरु जो है इंडिया का तीसरा वर्स्ट सिटी हो गया, सबसे ज़्यादा खराब सिटी हो गया है, जो कि एयर पोल्यूशन से प्रभावित रहा है। 2020 में लगभग 12,000 मौतें हो गई हैं बेंगलुरु में एयर पोल्यूशन के चलते। दिल्ली में 54,000 मौतें हुई हैं। तो फर्स्ट नंबर पर दिल्ली है, सबसे खतरनाक एयर पोल्यूशन का इफेक्ट यहीं पे पड़ रहा है। महाराष्ट्र में 25,000 मौतें हुई हैं और बेंगलुरु इंडिया का थर्ड सिटी है जहाँ पर 12,000 मौतें हुई हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड में बात करें एयर पोल्यूशन का सबसे ज़्यादा इफेक्ट कहाँ पड़ा है? तो ऑल ओवर वर्ल्ड में भी दिल्ली में ही सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। दिल्ली ने वहाँ भी टॉप कर दिया है। सेकंड है मैक्सिको सिटी और थर्ड है साओ पोलो। रिसेंटली ये जो रिपोर्ट जारी की गई है ग्रीन पीस इंटरनेशनल द्वारा, इसमें बताया गया है एयर पोल्यूशन के चलते पिछले वर्ष यानी 2020 में 1,60,000 लोगों की मौत गई है। तो ये भी याद रखिएगा। ग्रीन पीस एक एनजीओ है, 55 कंट्रीज़ की मेंबर है। 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा, ये बुक रिसेंटली न्यू दिल्ली में किसने लॉन्च की है? तो अमित शाह ने ये बुक लॉन्च की है, राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा। अभी बुक क्यों लॉन्च की है? रिसेंटली जो हमारी सीआरपीएफ है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ये 1939 में स्थापना की गई थी इसकी। अब इसका 82 वर्ष पूरे होने वाले हैं। उसके अवसर पर अमित शाह जी ने राष्ट्र प्रथम बुक लॉन्च कर दी है। तो आप ये जरूर याद रखिएगा। और पहली बार ऐसा हुआ है कि सीआरपीएफ का वेटरन्स डे भी मनाया गया है। कब? 19 फरवरी को सीआरपीएफ वेटरन डे मनाया गया है। ये फर्स्ट वेटरन डे था सीआरपीएफ का 2021 में। डिसीजन ये लिया गया है कि फरवरी महीने के हर तीसरे फ्राइडे को यानी शुक्रवार को वेटरन्स डे मनाएंगे सीआरपीएफ का। ये जरूर याद रखिएगा। सीआरपीएफ बात करें, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, 1939 में इसकी स्थापना हुई थी। एपी महेश्वरी इसके हेड है मेरे ख्याल से। और याद रखिएगा, मोटो है सर्विस एंड लॉयल्टी। ये है सीआरपीएफ का मोटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है धमिका प्रसाद रिसेंटली इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। आपको बताना धमिका प्रसाद किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? धमिका प्रसाद ये है श्रीलंका के। कहाँ के? श्रीलंका के क्रिकेटर हैं धमिका प्रसाद। ये देख लीजिए, ये हैं धमिका प्रसाद। इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कर दिया है। ये श्रीलंका के जाने माने क्रिकेटर थे धमिका प्रसाद। बात करें श्रीलंका की, श्रीलंका में 2 कैपिटल हैं, वाणिज्यिक यानी कॉमर्शियल कैपिटल है कोलंबो और लेजिस्लेटिव कैपिटल है श्री जयवर्धने-पुराकोट्टे। प्रेसिडेंट कौन है श्रीलंका के? गोटाबाया राजपक्षा। और उनके भाई महिंदा राजपक्षा वो पीएम है यहाँ के। श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकी रुपीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया द्वारा वीजा फैसिलिटेशन और लेदर टेक्नोलॉजीज पर किस कंट्री के साथ 2 एमओयू साइन किए गए हैं? तो इंडिया और इथियोपिया ने, किसने? इंडिया और इथियोपिया ने 2 एमओयू साइन किए हैं वीज़ा फैसिलिटेशन और लेदर टेक्नोलॉजीज पे। ये देख लीजिए, इंडिया और इथियोपिया के बीच में 2 एग्रीमेंट साइन हुए हैं या फिर 2 एमओयू साइन हुए हैं। किस पर? वीज़ा फैसिलिटेशन और लेदर टेक्नोलॉजीज पे।
तो रिसेंटली इथियोपिया के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, नाम क्या है उनका, देमेके मेकोनेन हसन, देमेके मेकोनेन हसन, ये इथियोपिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं। इस समय इंडिया की विजिट पर हैं। इसी दौरान इंडिया और इथियोपिया के बीच में 2 MOU साइन किए गए हैं, वीज़ा फैसिलिटी पे और लेदर टेक्नोलॉजी पे। आपको याद रखना है, इंडिया और इथियोपिया के बीच में जो आज का रिलेशन है वो 1948 में इसकी शुरुआत हुई थी, और दोनों कंट्रीज़ में एक दूसरे की एम्बेसी कभी स्थापित हुई थी 1952 में। इथियोपिया की बात करें तो यहाँ पर ग्रैंड रेनेसांस डैम बन रहा है नील रिवर पर, जो ब्लू नाइल ट्रिब्यूटरी है नील की, वहीं पर ग्रैंड रेनेसांस डैम बन रहा है। इथियोपिया का कैपिटल है आदिस अबाबा। करेंसी क्या है, इथियोपियन बिर। और प्राइम मिनिस्टर कौन है यहाँ के, अबी अहमद यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। और प्रेसिडेंट हैं सहले वर्क जेवड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, ये किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? तो हर वर्ष 21 फरवरी को द इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे ऑब्जर्व किया जाता है यूनेस्को द्वारा। यूनेस्को ने 1999 में 1999 में इसकी शुरुआत की थी बांग्लादेश से। तब से, क्योंकि ये बांग्लादेश का इनिशिएटिव है, तो तब से ऑल ओवर वर्ल्ड में 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कहा जाता है। इस बार का जो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे है, इसका थीम क्या है? फोस्टरिंग मल्टीलिंग्विजलिज्म फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन एंड सोसाइटी। क्या है थीम? फोस्टरिंग मल्टीलिंग्विलिज्म फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन एंड सोसाइटी, ये है थीम। यूनेस्को द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाता है। तो यूनेस्को की बात कर लेते हैं, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर पेरिस में है, और हेड कौन है? ऑड्रे अजोले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हेल्थ एडवांटेज। हेल्थ एडवांटेज ये एक नई हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है। इसको किसने लॉन्च किया है? तो हेल्थ एडवांटेज हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया गया है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस द्वारा। ये देख लीजिए, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने हेल्थ एडवांटेज नाम का एक हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया है। भारतीय एक्सा हेल्थ एडवांटेज, इसमें क्या होगा? लोगों को कुछ हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। इसमें लोगों के मेडिकल एक्सपीरियंस हैं उनको बेहतर करने के लिए काम किया जाएगा। तो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने हेल्थ जो एक्सपीरियंस है उनको बेहतर करने के लिए हेल्थ एडवांटेज नाम का एक हॉलिस्टिक प्रोटेक्शन लॉन्च किया है। तो हेल्थ एडवांटेज इसका इनिशिएटिव है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस का। बात करते हैं भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस की। 2008 में स्थापना हुई थी, जब मंदी आई थी तो उन्होंने भारतीय एक्सा की स्थापना कर दी। अब भारतीय एक्सा ने भारतीय एक्सा हेल्थ एडवांटेज लॉन्च कर दिया है। हालांकि याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और CEO कौन है? संजीव श्रीनिवासन, जो कि कुछ समय पहले ही अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली UNDP का अंडर सेक्रेटरी जनरल और एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर किसे अपॉइंट किया गया है? तो UNDP का अंडर सेक्रेटरी जनरल एंड एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया गया है उषा राव को, मिस उषा राव को UNDP का अंडर सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट किया गया है। आपको याद रखना है, ये है मिस उषा राव। इनको UNDP का अंडर सेक्रेटरी जनरल एंड एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया गया है। किसने अपॉइंट किया है? एंटोनियो गुतेरेस, जो कि यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल हैं, उनके द्वारा। तो याद रखिएगा मिस उषा राव, इनको UNDP का अंडर सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है, साथ ही साथ एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर भी अपॉइंट किया गया है। UNDP की बात कर लेते हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। 1965 में स्थापना हुई थी, न्यूयॉर्क सिटी में इसका हेडक्वार्टर है, और आशिम स्टेनर इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है। आई होप कि आप इन दोनों का जवाब दे पाएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।